जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम वाटर कूल्ड HVAC चिलर को विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले HVAC में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसका पर्पस क्या होता है और ये कैसे काम करता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद HVAC को लेकर आपके मन में जो भी प्रश्न आते हैं सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, जैसे एक रेफ्रिजरेटर या विंडो एसी या स्प्लिट एसी काम करता है, बस वैसे ही HVAC चिलर भी काम करता है और वही सारे पार्ट्स कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर या ड्रायर, एक्सपेंशन डिवाइस, इवेपोरेटर सब कुछ चिलर में भी होता है। क्योंकि चिलर में बहुत बड़े कंप्रेसर, कंडेंसर सब कुछ बड़ी कैपेसिटी का होता है, इसलिए चिलर में स्प्लिट विंडो एसी के कंपेयर में सेफ्टी डिवाइसेस ज़्यादा होती हैं, जैसे कि प्रेशर स्विच, प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर स्विच, टेम्परेचर सेंसर, सोलोनॉइड वाल्व, ऑयल लेवल सेंसर। विंडो स्प्लिट एसी में अलग से ऑयल सेपरेटर नहीं होता है, जबकि चिलर में अलग से ऑयल सेपरेटर और भी बहुत सारी सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं। हम इन सारे पार्ट्स को एक डायग्राम बनाकर ये पार्ट्स कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और कौन सा पार्ट क्या काम करता है बताने की कोशिश करेंगे। ये चिलर का कंप्रेसर है। ये कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन से यहाँ पर ये देखो वाटर कूल्ड कंडेंसर अटैच है। फिर कंडेंसर से एक लाइन निकलकर यहाँ पर फिल्टर, जिसको ड्रायर भी बोलते हैं, वो लगा हुआ है। फिर उसी लाइन को आगे कंटिन्यू करके सोलोनॉइड वाल्व लगा दिया जाता है। सोलोनॉइड से वही लाइन कंटिन्यू करते हुए एक्सपेंशन डिवाइस अटैच कर दिया जाता है। एक्सपेंशन डिवाइस से वही लाइन फिर से कंटिन्यू करते हुए उसको इवेपोरेटर से जोड़ दिया जाता है। इवेपोरेटर के दूसरे एंड से ये कंप्रेसर के सक्शन लाइन को जोड़ दिया जाता है। ये पूरा सिस्टम जैसे स्प्लिट या विंडो एसी में होता है बिल्कुल वैसे ही है, बस चिलर में यहाँ ये जो डिस्चार्ज लाइन थी उससे एक दूसरी लाइन की लूपिंग करते हुए यहाँ पर एक वाल्व लगाकर उस लाइन को डायरेक्ट एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर के बीच में ये जो लाइन लगी होती है उसी में अटैच कर दिया जाता है। इस लाइन में ये जो वाल्व लगा हुआ है इसको हॉट गैस बाईपास वाल्व कहते हैं। डिस्चार्ज लाइन, सक्शन लाइन, यहाँ जहाँ पर रेफ्रिजरेंट का सर्कुलेशन होता है वहाँ पर प्रेशर स्विच, प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर सेफ्टी रीडिंग के लिए लगे होते हैं, ताकि ऑपरेटर को हर जगह का प्रेशर और टेम्परेचर पता चल सके, जो कि स्प्लिट या विंडो एसी में नहीं होते हैं। स्प्लिट या विंडो एसी होती है उसके कंडेंसर में फैन लगा रहता है। चूँकि ये वाटर कूल्ड कंडेंसर है इसलिए इसके कंडेंसर में वाटर की ज़रूरत होती है। कंडेंसर में ये वाटर कूलिंग टावर से आता है। कूलिंग टावर कैसे काम करता है, कैसे पानी को चिल्ड करता है, ये वीडियो अगर आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने लिंक डाल दिया है, आप देख लीजिए। कूलिंग टावर से जो वाटर आता है वो सिर्फ कंडेंसर में सर्कुलेट होकर वापस कूलिंग टावर में चला जाता है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कूलिंग टावर का वाटर HVAC चिलर में कहाँ सर्कुलेट होता है, तो आपको बता देना है कूलिंग टावर का वाटर चिलर के कंडेंसर में सर्कुलेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, विंडो या स्प्लिट एसी में कूलिंग कॉइल मतलब इवेपोरेटर जब चिल्ड हो जाता है तो उसमें फ़ैन लगा होता है, वही फ़ैन हमें ठंडी हवा देता है, जबकि HVAC चिलर के इवेपोरेटर में फ़ैन नहीं लगा होता है।
ये चिलर का इवेपोरेटर वाटर को चिल्ड करता है, फिर उस चिल्ड वाटर की जहाँ भी ज़रूरत होती है पंप से प्रोसेस करके भेज दिया जाता है। इसको अभी हम आगे और विस्तार से डिस्कस करेंगे। अब समझेंगे ये पूरा चिलर कैसे काम करता है। जब कंप्रेसर चलता है तो इस डिस्चार्ज लाइन से रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंडेंसर में भेजता है। ये जो कंप्रेस की हुई रेफ्रिजरेंट यहाँ कंडेंसर में आती है वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर फॉर्म में होती है। अब कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट को कंडेंसेट होना होता है। जो कूलिंग टावर से वाटर आ रहा है उसके कांटेक्ट में रेफ्रिजरेंट आकर कंडेंसेट हो जाती है। ये कंडेंसर कैसे काम करता है इसका वीडियो लिंक के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ जाकर आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। कंडेंसर में कंडेंसेट होकर यहाँ से बाहर निकलता है तो रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर नॉर्मल टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। अब ये रेफ्रिजरेंट आगे फिल्टर में जाकर फिल्टर होता है, फिर सोलोनाइड वाल्व से होते हुए एक्सपेंशन डिवाइस में यहाँ पर पहुँच जाता है। सोलोनाइड वाल्व इसलिए लगा रहता है, अगर चिलर में कोई फॉल्ट आकर बंद होता है तो ये सोलोनाइड वाल्व रेफ्रिजरेंट को पंप डाउन कराकर लाइन को लॉक कर देगा। जब एक्सपेंशन डिवाइस के इस पॉइंट पर रेफ्रिजरेंट पहुंचता है, ये रेफ्रिजरेंट अभी भी नॉर्मल टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड फॉर्म में ही है। जैसे ही रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन डिवाइस में इंटर होकर यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये हाई प्रेशर से एकदम से लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब रेफ्रिजरेंट एकदम से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट होगा तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर भी बिल्कुल लो हो जाएगा। अब ये रेफ्रिजरेंट यहाँ पर लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड फॉर्म में ही है और ये यहाँ से इवेपोरेटर में इंटर हो जाएगा। चूँकि रेफ्रिजरेंट बिल्कुल लो टेम्परेचर में था इसलिए ये पूरा इवेपोरेटर को चिल्ड कर देगा। जैसा कि विंडो या स्प्लिट एसी में इवेपोरेटर चिल्ड होकर उसमें ब्लोअर लगा होता है तो वही चिल्ड एयर जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ एयर को फ्लो कर देती है। अब यहाँ पर चिलर इवेपोरेटर में फैन नहीं लगा होता है, ये इवेपोरेटर भी कंडेंसर की तरह दो पार्ट में बना होता है। एक पार्ट में रेफ्रिजरेंट होता है जिससे पूरा इवेपोरेटर चिल्ड हो जाता है, दूसरे पार्ट में वाटर आता है। ये वाटर चिल्ड वाले पार्ट के कांटेक्ट में रहता है जिससे पूरा वाटर भी चिल्ड हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, जो इवेपोरेटर में वाटर आ रहा है ये कूलिंग टावर से नहीं आ रहा है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये कूलिंग टावर से नहीं आ रहा है। कूलिंग टावर का वाटर सिर्फ कंडेंसर में सर्कुलेट होता है। इवेपोरेटर के वाटर का सर्कुलेशन प्रोसेस अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। जब इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट इंटर हुआ था तो लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड फॉर्म में था। इवेपोरेटर के दूसरे पार्ट में वाटर है जो कि रेफ्रिजरेंट वाले पार्ट के कांटेक्ट में आकर चिल्ड हो गया। इस वाटर को चिल्ड करने के दौरान रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर यहाँ इस लास्ट पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा थोड़ा इनक्रीज होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता गया तो रेफ्रिजरेंट की फार्म भी लिक्विड फार्म से पुनः वेपर फार्म में परिवर्तित होकर इस सक्शन लाइन से वापस कंप्रेसर में इंटर हो जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। अभी आप लोगों के मन में एक प्रश्न है कि ये जो डायरेक्ट बाईपास वाली लाइन है इसका क्या रोल होता है।
तो इसको भी समझिएगा। जब चिलर चालू है तो यहाँ से रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है। मान लीजिए कंप्रेसर मिनिमम लोड पर चल रहा है। जब मिनिमम लोड पर चल रहा है तो एक्सपेंशन डिवाइस के थ्रू मिनिमम रेफ्रिजरेंट ही फ्लो होगा। बाकी का रेफ्रिजरेंट इस लाइन से डायरेक्ट यहाँ पर बाईपास हो जाएगा। एक कंडीशन और, ये जो हॉट गैस बाईपास वाल्व लगा है, ये जितनी गैस बाईपास करना है उसी के अकॉर्डिंग ऑपरेट होता है। साइकिल पूरा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं इवेपोरेटर के पास। इवेपोरेटर में जो वाटर सर्कुलेशन हो रहा उसका पूरा प्रोसेस समझते हैं। यहाँ एक पंप लगा होता है। इस पंप का कनेक्शन एक रिजर्वर टैंक से कर दिया जाता है, उससे कर देते हैं। फिर इस टैंक का कनेक्शन इवेपोरेटर के एक पॉइंट से कर दिया जाता है। इवेपोरेटर के इस दूसरे पॉइंट को एक वाई स्टेनर से जोड़ते हुए यहाँ पर जो भी AHU है या FCU है या जहाँ पर भी हमें चिल्ड वाटर की ज़रूरत थी उस इक्विपमेंट में कर दिया जाता है। AHU FCU या जो भी इक्विपमेंट लगा था उसके दूसरे पॉइंट को वापस इस पंप से यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। अब जब चिलर चल रहा होता है तो ये पंप इवेपोरेटर के चिल्ड वाटर को इस टैंक के थ्रू शक करके यहाँ से थ्रो करके AHU या FCU में भेज देता है। फिर वही वाटर AHU या FCU से सर्कुलेट होते हुए यहाँ से इवेपोरेटर में इंटर हो जाता है। इवेपोरेटर के वाटर का सर्कुलेशन कंटिन्यू ऐसे ही होता रहता है। ऐसे ही चिल्ड वाटर AHU FCU में भेजा जाता है। चूँकि इन पाइप्स में, ये जो सारी पाइप्स हैं, इन पाइप्स में चिल्ड वाटर होता है, इसलिए ये पाइप्स हमेशा चाहे जहाँ भी लगी हों पूरी तरह से इंसुलेटेड होती हैं। इवेपोरेटर से ये जो वाटर चिल्ड लाइन आती है उसी पाइप से एक पाइप और कनेक्ट करते हुए ऊपर टेरिस पर एक टैंक रखकर उसी से कनेक्शन कर दिया जाता है। इस टैंक को वाटर मेकअप टैंक कहते हैं। चिल्ड वाटर पूरे सर्कुलेशन में जितना भी वाटर कम होता है इसी टैंक से मेकअप कर लेता है। इस टैंक को भी पूरी तरह से इंसुलेट कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ अब आपको HVAC चिलर के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई भी प्रश्न है तो आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करिए, हम ज़रूर ही उसका उत्तर देंगे। धन्यवाद।